आज हम वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो इग्नू MPS 002 में कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है। ये स्क्रीन पर है। बेस इसी को लेकर चलेंगे और इसमें कुछ ऐड ऑन भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ये बताया गया है कि देयर इज नो सिंगल होमोजीनियस कंसेप्शन ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी जो वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की जो राजनीति है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, यहाँ पर ऑर्डर के कंसेप्शन में कोई एक समान रूपता जो है वो नहीं। ऑर्डर का मतलब किसी भी व्यवस्थित क्रम में नियमों का होना, व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थाओं का होना। विश्व की व्यवस्थाएं एक नियमित और कंट्रोल्ड तरीके से चलती रहें, जहां कोई विशेष तरह का युद्ध और अराजक परिस्थितियां पैदा ना हो, ये वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित है। तो जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में, तो यहाँ पर हम वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए यहाँ हम इस वीडियो में ये जानेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वर्ल्ड के, यहाँ पर उनके बीच क्या इंटरप्ले ऑफ पावर है। मतलब जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन हैं उनके बीच शक्तियों का आपस में किस तरह का लेन देन होता है, कौन से नियम होते हैं या कौन सी परंपराएं होती हैं जिसको हम नॉर्म्स कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं विश्व को प्रभावित करती हैं, ग्लोबल सिस्टम को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर जब हम ये वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो मुख्य रूप से रियलिस्ट और लिबरल, इन दो पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड ऑर्डर को यहाँ हमें देखना है। जो रियलिस्ट होते हैं, जो रियलिस्ट तरीके से सोचते हैं, उनके अनुसार वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो उनको कैसे समझते हैं, और जो लिबरल होते हैं उनके अनुसार क्या है वो इसको कैसे समझते हैं। यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर के चैलेंजेस की बात करेंगे, ये कैसे मेंटेन होता है उसकी बात करेंगे, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। तो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं इसमें, जैसे कि एक पॉइंट वाइज कर दिया है कि डिफाइन करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वर्ल्ड ऑर्डर के जो की कंपोनेंट्स हैं वो है पावर, क्योंकि पावर ही ऑर्डर को डिफाइन करता है। पावर का स्ट्रक्चर वर्ल्ड में क्या है। इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसा हम देखते हैं आज के समय में वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। और नॉर्म्स का मतलब इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड वो बातें जो परंपरागत तौर पर विश्वों के बीच, एक दूसरे देशों के बीच मानी जाती है। अब रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन वर्ल्ड ऑर्डर क्या रहेगा। रियलिस्ट जो है वो एनार्की को समझते हुए इस पूरे जो नैरेटिव है उसको डिफाइन करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट जो हम पहले भी वीडियो में समझ चुके हैं, इग्नू के पहले ब्लॉक में इनकी चर्चा हो चुकी है। स्टेट सॉवरनिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, इन सब के अंतर्गत रियलिज्म पर्सपेक्ट से जब चर्चा होगी तो एनार्की, बैलेंस ऑफ पावर, स्टेट सॉवरनिटी एंड लिमिटेशन ऑफ रियलिज्म, इन 4 पॉइंट के अंदर हम आगे समझेंगे वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव को। और जब लिबरल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो लिबरल का मतलब यहाँ पर कोऑपरेशन की बात होगी, इंटरडिपेंडेंस की बात होगी, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मल्टीलेटरलिज्म की बात होगी, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात होगी, और इसके बाद क्या चैलेंजेस है। तो इस पर्सपेक्टिव में हमें इन जो हमने वर्ड्स बताया इनकी जो डीप मीनिंग है उसके अराउंड वर्ल्ड ऑर्डर को समझेंगे। हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर की मुख्य रूप से शुरुआत ही वेस्टफेलियन सिस्टम से होती है, जो 30 साल के यूरोप युद्ध के बाद जो वेस्टफेलिया जर्मन के एक विशेष शहर जहां पर एक ट्रीटी होती है, वहां से नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट आता है, वहां से वर्ल्ड ऑर्डर का जो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जो रिलेवेंस है वो आता है। इसमें कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार इरा, इन सबको भी समझते हुए यहाँ पर बातों को समझना है। जब हम दोनों रियलिस्ट और लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड व्यू से जब समझते हैं तो इनकी जो मुख्य बातें हैं उसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट है
ये एक सेंट्रल थीम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सेंट्रल थीम है का मतलब जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर काफी महत्व और मायने रखता है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन का मेकानिज्म बहुत खास महत्व का है। क्योंकि पूरा विश्व जो है, विश्व की राजनीति वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ही खेल है। यानी पावर के लिए हम देखते हैं कंट्री अलग अलग, जो कम पावरफुल है पावरफुल के साथ किसी ब्लॉक में शामिल होते हैं। नेटो सरीखे ब्लॉक है। कोई देश दूसरे देश के साथ इस मुद्दे पर अधिक विचार करता है कि उसकी शक्ति हमसे ना बढ़ जाए और हमको कैसे अपनी शक्ति बढ़ानी है। शक्ति बढ़ाने के लिए चाहे अलायंस बनाना पड़े, किसी देश को अपने आसपास दूसरे देशों के द्वारा या दूसरे संगठन के द्वारा तैनात किए जाने वाले हथियारों से समस्या होती है। उसे लगता है कि ये मेरे पावर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पावर ही सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ चूंकि हम जिस तरह के विश्व की व्यवस्था में रह रहे हैं, आज की सभ्य विश्व की व्यवस्था में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका महत्व काफी बढ़ चुका है। चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या जो अलग अलग नॉन स्टेट एक्टर्स भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह प्ले कर रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, चाहे वो मल्टीनेशनल एजेंसीज हो, एनजीओज हो, तो वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण अपना एक दायरा बनाते जा रहे हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन वर्ल्ड ऑर्डर। अब हिस्टोरिकल शिफ्ट क्या हुआ है? वेस्टफेलियन इरा यानी वेस्टफेलियन जो संधि हुई थी वेस्टफेलिया की, उस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर को जिस तरह से डिफाइन किया गया था उससे लेकर अभी तक क्या चेंजेज हुए हैं। तो वेस्टफेलिया के बाद और अभी तक के समय में विश्व ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। विश्व के वर्ल्ड के ऑर्डर को लेकर कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जहां हमने देखा कि मुख्य रूप से बहुत बड़ा चेंजेज आता है प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत मतलब एक तरह से हम देखें तो उतार चढ़ाव का ऐसा दौर था वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच की। उसने कई समस्याओं और उसके समाधान के लिए कई जरूरतों को जन्म दिया। जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर को ही बनाए रखने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो संस्थाओं के निर्माण की बात चली थी, और उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध होता है और फिर उसके बाद संस्थाओं का स्वरूप भी बदलता है, और फिर कोल्ड वर्ल्ड वार, और इस तरह से ये सारा जो हिस्ट्री है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए क्या तरीका हो। और आज भी हम देखते हैं कि विश्व में नेटो, रूस की अपनी सुरक्षा समस्याएं, इन्होंने विश्व में युद्ध और युद्ध के बाद एक आपस में फिर से देशों का रीअलाइनमेंट का एक प्रोसेस शुरू कर दिया है, जहां भारत भी हम देखते हैं कि अमेरिका और रूस दोनों के साथ कहीं ना कहीं अपने संबंधों को अपने इंटरेस्ट में रखते हुए विशेष हित के लिए एक इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में रखा है। और विश्व ये चाहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते, उसको कैसे बेहतर किया जा सके। तो यहाँ पर हम इनको समझते हैं। अब हम देखते हैं जो इग्नू में जिस तरह से बताया गया है, यहाँ मुख्य बात यह है कि जो रियलिस्ट हैं, अब जो दो बातें हुई, एक रियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर और एक लिबरल कंसेप्शन जो है, तो इन दोनों के बीच बड़ा डिफरेंस आता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो डिफरेंस एक बात को लेकर है जिसको कहते हैं कि जब हम वर्ल्ड ऑर्डर को रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो रियलिस्ट के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल ऑर्डर ये शब्द ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये वर्ल्ड ऑर्डर को इंटरनेशनल ऑर्डर कह के डिस्क्राइब करते हैं। क्यों डिस्क्राइब करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर करके? क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, इनके हिसाब से। क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल देखें तो यहाँ पर एक वर्ड है नेशनल, और फिर नेशन के बीच यानी इंटरनेशनल। अब रियलिस्ट के लिए नेशन का कंसेप्ट, रियलिस्ट के लिए सॉवरिटी का कंसेप्ट, रियलिस्ट के लिए
किसी भी देश के लिए जो उसकी जो सबसे फर्स्ट इंटरेस्ट है वो क्वेस्ट ऑफ पावर है। तो इस संदर्भ में वो सिर्फ देखते हैं, वो देश को ही मुख्य, जैसा हमने कहा रियलिज्म पर्सपेक्टिव में देखें कि नेशन को ही एक मुख्य कर्ता समझते हैं, जो मेन है वो नेशन ही है, वही एक तो वही एक जो मुख्य कर्ता है, वही एक एक्टर है, नेशन ही एक्टर है। तो नेशनल ऑर्डर और पूरे विश्व में इंटरनेशनल ऑर्डर, इस रूप में उसको देखकर वो नेशन के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, इसलिए वो नेशनल ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जो लिबरल्स हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, हमको आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। द रियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ नेशनल ऑर्डर इज स्टेट सेंट, यानी कि इसमें महत्व सिर्फ स्टेट का है, स्टेट यानी विद सॉवरिटी, जिसको नेशन कहते हैं। यहाँ पर जो सॉवरिटी के साथ है वो स्टेट सेंट्रिक है, वही मेन एक्टर है जो इस बात पर बल देगा कि विश्व के सभी देशों में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ऑर्डर का मतलब ही है कि सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से हो, स्टेबिलिटी हो और पीस हो, क्योंकि शांति रहेगी तभी ऑर्डर मेंटेन रहेगा। द एलिमेंट ऑफ सच एन इंटरनेशनल ऑर्डर आर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ ऑर्डर सच एज स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। यानी जो रियलिस्ट हैं वो बैलेंस ऑफ पावर का स्ट्रक्चर कैसा है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होगा तभी इन्होंने जो दो बातें कही जो जरूरी है ऑर्डर बना रहने के लिए, स्टेबिलिटी और पीस, वो बना रहेगा। और ये तभी संभव है जब कंट्री सॉवरिन हो, अपना निर्णय खुद ले सकें, किसी दबाव में ना हो। इनकी फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल नेशनल लॉ, इनका क्या रोल है कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, इन सब को आपस में दायरे में समेटते हुए जब थ्योरीज दी जाएंगी तो रियलिस्ट की तरफ से ये इंटरनेशनल ऑर्डर होगा। और यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर जो होता है वो लिबरल कंसेप्ट में होता है। तो वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब एक वाइडर कैटेगरी होती है, क्योंकि जैसे रियलिस्ट स्टेट को ही बेसिक यूनिट ट्रीट करते हैं, लिबरल कंसेप्ट में विश्व को सिर्फ स्टेट ही एक्टर है ऐसा नहीं माना जाता है। वहां इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को लिबरल कंसेप्ट में इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको की यूनिट्स मानते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग ही हैं जो वर्ल्ड में ऑर्डर बना कैसे रहेगा, ऑर्डर कैसे बनेगा, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल को क्या राइट्स हैं, इससे वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं डिफाइंड होता है। इंडिविजुअल को जस्टिस मिल रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल की प्रॉस्पेरिटी हो रही है कि, यानी कि लिबरल्स जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, यानी विश्व की राजनीति जो है, ये इनका ऑर्डर में बने रहना, ये बैलेंस ऑफ पावर की उपज नहीं है, ये इंटरेक्शंस है जो गवर्नमेंट या गवर्निंग अरेंजमेंट्स, लॉ, नॉर्म्स, इंटरनेशनल रिजीम्स, इंस्टीट्यूशनल रूल्स, ये जो इन सब के इंटरेक्शंस हैं वर्ल्ड में, यानी कि सिर्फ दो देश ही इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर सीधा हम कहें तो लिबरल के कंसेप्शन में जो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्शंस होते हैं, अलग अलग जो नन स्टेट एजेंसीज हैं पूरे वर्ल्ड में उनके इंटरेक्शन की बात होती है। जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें हर नन स्टेट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट, इसके इंटरेक्शन, इसके आपस में जो नॉर्म्स होते हैं, इनके जो लॉ होते हैं, इनके जो रूल होते हैं, इनका जो रोल होता है, ये सब मिलके ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ये सब मिलके ऑर्डर को बनाए रखते हैं, ये सब मिलके ऑर्डर की खामियां क्या हो सकती हैं इस पर विचार करते हैं, ये सब मिलके समस्याओं को समझते हैं और ये सब एक बड़ा आयाम देते हैं पूरे विश्व की समस्याओं से लेकर विश्व के हर पहलुओं को, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो। इस तरह से ये पूरे विश्व को उस तरीके से जब ट्रीट करते हैं
तो अब यहाँ पर हम देखेंगे लिबरलिज्म ऑफर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन वर्ल्ड ऑर्डर। तो लिबरलिज्म क्या है, फोकस करता है कोऑपरेशन पे। कोऑपरेशन खाली नेशन का नहीं होगा, नेशन के भी में जो ह्यूमन बीइंग है उनके बीच, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनके बीच इंटरडिपेंडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण असर रखता है लिबरलिज्म में। इंटरडिपेंडेंस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस वो चीज है जो आज जो वर्ल्ड है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ अग्रसर होता हुआ, मतलब वो मेन गोल है आज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए इंटरडिपेंडेंस बहुत ही जरूरी है, और इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये मिलके पीस और स्टेबिलिटी को प्रोमोट करते हैं। तो स्टेट निगोसिएशन से, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करके इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए रख सकता है। और इसमें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका महत्व काफी बढ़ जाता है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड की स्टेबिलिटी और पीस के लिए। तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म के प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, जहां स्टेट किसी भी, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है जो स्टेट होता है वो किसी कॉमन चैलेंज के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए आपस में मिलकर इकट्ठा कार्य करते हैं। यहाँ इंडिविजुअल राइट्स का महत्वपूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है। तो रियलिस्ट जो है और लिबरल, ये दोनों वर्ल्ड ऑर्डर को अलग तरीके से देखते हैं। रियलिस्ट कंसेप्शन में वर्ल्ड ऑर्डर में सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कंपटीशन रहेगा स्टेट के बीच पावर को लेकर, बैलेंस ऑफ पावर हमेशा बनाए रखना है तभी ऑर्डर बनेगी। बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ हो गया रियलिस्टों के हिसाब से तो ऑर्डर नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्डर की बात है, यहाँ पर रूल, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के बीच इंटरेक्शन होगा इंटरनेशनल सिस्टम में, उस डायनामिक्स को सॉवरेन स्टेट के बीच बताते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट एंड हाउ दे नेविगेट देयर इंटरेस्ट एंड इंटरेक्शंस विद इन द ग्लोबल एरिना। सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्टेट का सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रियलिस्ट आइडियोलॉजी में सबसे बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट है सिक्योरिटी और क्वेस्ट ऑफ पावर। और बैलेंस ऑफ पावर के लिए क्या करना है, चाहे तो अलायंसेस बनाने हैं, जो भी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस हैं उसको फॉलो करना है। अब देखते हैं कि चैलेंजेस टू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। जो चैलेंज है वर्ल्ड ऑर्डर को वो क्या है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर राइजिंग पावर्स, कुछ ऐसे स्टेट जो हैं जो अपनी शक्ति को रोज नित्य तरीके से बढ़ा रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, नए नए हथियार प्राप्त कर रहे हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है ये भी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चैलेंज है। नन स्टेट एक्टर्स का मतलब वो एक्टर्स जो वर्ल्ड की स्टेबिलिटी और पीस नहीं चाहते। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस का मतलब जो टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा, वो एस्पेक्ट कहें जो कहीं ना कहीं विश्व की व्यवस्था में एक बड़ा ही उथल पुथल ला सकते हैं। जैसे हम कहें कि अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जैसा लिबरल पर्सपेक्टिव में समय जहां इंटरडिपेंडेंस है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी वर्ल्ड लीडर को डिस्टर्ब करेगी। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस में हम ये भी देखेंगे कि कुछ रेयर मिनरल्स जो हायर टेक्नोलॉजी में यूज होंगे, तो उस टेक्नोलॉजी और मिनरल्स के चलते किसी एक देश का, जिसके ज्योग्राफी में वैसे मिनरल्स हैं, वैसे चीजें हैं उनके पास, जो टेक्नोलॉजी है मान के चले,
तो उनका जो विश्व व्यवस्था की इकोनॉमिक व्यवस्था में जो अगर एकाधिकार होगा, और कुछ देश जिनका शोषण होने लगेगा टेक्नोलॉजी देने के नाम पर, बेचने के नाम पर, या एआई टेक्नोलॉजी से जो वर्ल्ड के मार्केट को परेशानी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, कुछ देशों का प्रेशर बढ़ेगा, कुछ देश की इकोनॉमी भागेगी आगे, ये डिसरप्शन लाएगा, स्टेबिलिटी को कमजोर करेगा। तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन भी है, ये भी एक तरह से परेशान करने वाला होगा। तो ये हो गया चैलेंजेस टू द वर्ल्ड ऑर्डर। द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड ऑर्डर को काफी इफेक्टिव तरीके से मेंटेन करते हैं। इनमें ये बात होती है कि ये मेंटेन करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। नॉर्म्स एंड नॉर्मेटिव ऑर्डर्स, नॉर्म्स जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बनते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को लेके हों, इंटरनेशनल लॉ के इर्द गिर्द घूमते हों, जो स्टेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हों, सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि देश, अलग अलग नेशन जो हैं वो सब एक कम्युनिटी के रूप में कुछ बातों पर विचार करते हैं, सोचते हैं। अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए इकट्ठा होते हैं, यूएन में आवाज उठाते हैं। किसी देश में अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान में अगर स्त्रियों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्क करती है, अपनी आवाज उठाती है, इससे वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर की ये मुख्य खास बातें हैं, इससे अधिक इग्नू में समझना भी नहीं, क्योंकि आगे का कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलिज्म है। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में इग्नू MPS 02 का दूसरा टॉपिक शेयर करें।